और हिंदू बनाने के लिए वो SC ST OBC को समझाकर हिंदू नहीं बना सकते। अगर वो समझाकर हिंदू बनाते तो उनको समझाना पड़ता कि हमारे में वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो OBC SC ST का आदमी पूछता कि हमको कौन से वर्ण में रखने वाले हो। तो अगर वो कहते कि हम आपको शूद्र में रखना चाहते हैं, आपको अछूत में रखना चाहते हैं, तो कहता फिर हम आपके साथ नहीं आए। क्या हमको ब्राह्मण बनाने वाले हो? तो ब्राह्मणों को लगा ये खतरनाक मामला है, तो इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, मुसलमानों के खिलाफ SC ST OBC को भड़काना शुरू किया और मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर SC ST OBC को हिंदू बनाने का काम किया। ये पहले नंबर का काम किया। जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे वो SC ST OBC के गली मोहल्ले में आने लगे और कहने लगे कि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। और एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। अब SC ST OBC इस देश का मूल निवासी, जब देश का मामला आता है तो उसका खून खोल जाता है। तो SC ST OBC जो है उसको मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर ब्राह्मणों ने हिंदू बनाने का काम किया। लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर जाति के आधार पर जनगणना होती रही तो हर जनगणना में आंकड़ा आएगा, और जब जनगणना में आंकड़े आएंगे तो ये बात पता चलेगी कि ब्राह्मण देश में 3.5% है। तो एक बार OBC की, SC की, ST के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 2 बार नहीं जलेगी, 3 बार नहीं जलेगी, लेकिन चौथी बार तो जल जाएगी कि यार हम 85-90% है, ये 3.5% है और 3.5% वाले हर जगह कब्जा किए और हम 85-90% वाले हमारा कुछ पता नहीं कहाँ है। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये जो जाति के आधार पर जनगणना का मामला है ये बड़ा खतरनाक मामला है, और अगर ये होता रहा तो ज्यादा दिन तक ब्राह्मण इस देश में शासक वर्ग नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए इसको रोकना होगा। और इसलिए जब आजाद भारत में अंग्रेजों की आजादी के बाद में जब पहली बार सेंसस हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनगणना को रोकने का काम किया। 2 बार नेहरू जी ने रोका, 2 बार इंदिरा जी ने रोका, 1 बार नरसिम्हा राव ने रोका, 1 बार अटल जी ने रोका, और 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मगर प्रणब मुखर्जी ने धोखेबाजी करने का काम किया। और अभी जब 2026 चल रहा है और जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है, जिसको हाउस लिस्टिंग का नाम दिया गया, तो इसके पहले कैबिनेट के माध्यम से यह तय किया गया था कि इस देश में जाति आधारित जनगणना और OBC की जाति आधारित जनगणना की जाए। मगर जो 13 सवाल पूछे गए, उन 13 सवालों में बहुत प्रकार के सवाल पूछे गए। उसमें यह भी एक सवाल 12 नंबर पर पूछा गया, 33 सवाल पूछे गए। उन 33 सवालों में कई प्रकार के सवाल पूछे गए। उसमें एक सवाल यह भी पूछा गया कि क्या घर का मुखिया SC है, या घर का मुखिया ST है, या घर का मुखिया अन्य है। OBC गायब कर दिया। तो OBC क्यों गायब कर रहे हैं? क्योंकि OBC को ये OBC के नाम पर नहीं गिनना चाहते, OBC को हिंदू के नाम पर गिनना चाहते हैं, और हिंदू के नाम पर गिनकर OBC का समर्थन अपने समर्थन में खड़ा करके बहुसंख्यक बने रहना चाहते हैं। तो ये इस देश में बड़ी साजिश हो रही। अभी दूसरे चरण की जनगणना होगी, तो इसलिए इसको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अभी आदिवासियों के साथ डीलिस्टिंग क्यों हो रहा?
आदिवासियों का अलग धर्म है, उनका धर्म है, उसको मान्यता नहीं दी जा रही। आदिवासियों को डिलिस्टिंग क्यों किया जा रहा है? जबरदस्ती से तुम हिंदू बने रहो, तुम जबरदस्ती से हिंदू बने रहो, क्योंकि ब्राह्मण 3.5% है। अगर SC ST OBC के लोग हिंदू के नाम पर ब्राह्मण को वोट ना करें, ब्राह्मण को सपोर्ट ना करें, तो 3.5% ब्राह्मण गांव में सरपंच का चुनाव पूरे भारत में किसी पंचायत से नहीं जीत सकते। तो SC को हिंदू बनाना चाहते हैं, ST को हिंदू बनाना चाहते, OBC को हिंदू बनाना चाहते हैं, और हिंदू बनाकर इन सबका नेता ब्राह्मण बनना चाहते हैं, और इन सबका समर्थन लेकर इस देश पर ब्राह्मण राज कर रहे हैं। और ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। जितने मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 3.5% लोग इस देश की सत्ता और व्यवस्था को कब्जा किए हुए हैं, और जो कब्जा किए हुए हैं उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं को हमारे साथ न्याय करेंगे। वो नीट में अच्छी व्यवस्था लागू करेंगे, हमको रिजर्वेशन दे देंगे, वो नौकरियों में अच्छी व्यवस्था लागू करेंगे, हमारी नियुक्ति करेंगे। हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि घोड़ा और घास की जो दोस्ती है वो कब तक रहती है? घोड़ा और घास की दोस्ती कब तक रह सकती है? जब तक घोड़े को भूख ना लगे तब तक घोड़ा और घास की दोस्ती है। जैसे घोड़े को भूख लगी तो दोस्ती खत्म, घोड़ा घास को खा जाएगा। SC ST OBC हिंदू है कब तक? जब चंदा देना है तब तक, जब वोट देना है तब तक, जब मुसलमान से लड़ना है तब तक। चंदा देने के लिए हिंदू, वोट देने के लिए हिंदू, और मुसलमान से लड़ने के लिए हम ही लोग हिंदू, क्योंकि वो सोचते पहले से 3.5 है, कहीं लड़ाई में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो और भी घट सकता है, तो पहले से ही पीछे रहते हैं, और SC ST OBC को आगे करने का काम वो करते हैं। तो ये 3 समय हिंदू हम लोग होते थे। दोस्ती तब तक चलती है जब तक चंदा लेना होता है, वोट लेना होता है, मुसलमान से क्रिश्चियन से लड़ाना होता है, तब तक दोस्ती चलती है। लेकिन जैसे SC ST OBC के हक अधिकार का मामला खड़ा होता है तो दोस्ती खत्म हो जाती है, और वो हमारे हक अधिकार हजम कर जाते हैं। ये इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कि जो 3.5% लोग हैं वो हिंदू के नाम पर बहुसंख्यक लोगों का, जो कि हिंदू हैं ही नहीं, उनका समर्थन, उनका सपोर्ट ले रहे हैं, और उनका सपोर्ट लेकर के इस देश में राज कर रहे हैं। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते, ब्राह्मणों ने कभी अपने को हिंदू नहीं माना। ब्राह्मणों ने इतने ग्रंथ लिखे, कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा। रामायण लिखा, महाभारत लिखा, गीता लिखा, वेद लिखा, पुराण लिखा, श्रुति लिखा, स्मृति लिखा, कहीं पर भी हिंदू नहीं माना, अपने को हिंदू नहीं माना। जब जजिया कल लगा तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया, कहा हिंदू नहीं है। लेकिन जब उनको लगा इनको वोट का अधिकार मिल गया, अब इनका वोट लेना है तो कैसे लिया जाए, तब वो हिंदू बन गए, और हिंदू का चोला ओढ़कर हमारे गली मोहल्ले में आ गए और कहने लगे गर्व से कहो हम हिंदू। जो कभी अपने को हिंदू नहीं मानते थे वो कहने लगे गर्व से कहो हम हिंदू। तो क्यों? ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, और ये राजनीति है कि ब्राह्मण इस देश पर सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करके रखे। जब इस देश में हमारे लोगों ने कोशिश किया, लोगों को जगाने का काम किया, लोग जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, लोग अपने हक अधिकार समझ रहे हैं। जब लोग जाग रहे हैं, लोग अपने हक अधिकार समझ रहे हैं, तो अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी वो ईमानदारी से नहीं कर सकते। अभी उनका EWS है तो EWS की मेरिट लो जाती है, और OBC SC की मेरिट कई परीक्षाओं में हाई जाती है। आप लोगों ने देखा हो। क्यों? क्योंकि हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो,
चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियर की पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में हमारे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, योग्यता डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो अवसर ही नहीं था। संविधान ने हम लोगों को अवसर दिया तो हमको समझ में नहीं आता था कि हमारे लिए अवसर है, लेकिन हम लोगों को धीरे धीरे हमारे समाज को ये बात समझ में आने लगी। जब समझ में आने लगी तो हर जगह रुकावट पैदा करने का काम किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, और षड्यंत्र करके हमारे लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा है। चाहे वो दोहरी एजुकेशन का मामला हो या तमाम प्रकार की परीक्षा प्रणाली का मामला हो, तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। या इलेक्शन में वोटिंग मशीन लाने का मामला हो, इलेक्शन में जो वोटिंग मशीन लाने का मामला है, क्या मामला है? अगर आपके लोग जागृत नहीं होते तो वोटिंग मशीन लाने की जरूरत क्या पड़ती? अगर आपके लोग आसानी से उनको वोट दे देते तो लाने की जरूरत क्या पड़ती? आपके लोग समझ रहे हैं, क्योंकि काशीराम साहब ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और पूरे देश में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की पार्टियां, उनके नेता उस समय चुनौती दे रहे थे ब्राह्मणवादी पार्टियों को। यह संकट था और इस संकट के लिए ईवीएम लाया गया और आज तक हटाया नहीं जा रहा। संसद में बड़ी घनघोर लड़ाई चल रही है, मगर ईवीएम की लड़ाई संसद में नहीं चलती है। बड़ी अजीब बात है, बड़ी घनघोर लड़ाई चल रही है। हमारे भी कुछ लोगों को लड़ रहा है कि अब की तो मामला फाइनल है। कहा बिहार जीत लिया गड़बड़ी करके, बंगाल जीत लिया गड़बड़ी करके, हरियाणा जीत लिया गड़बड़ी करके, अरे सब गड़बड़ी करके जीत लिया भाई। तो तुम हार गए तो बोल क्यों नहीं रहे हो वहां, लड़ क्यों नहीं रहे हो सड़क पर? अगर वामन मेश्राम साहब देश में ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों नहीं खड़े हो रहे? तो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? 2024 में तो जनगणना पर खूब बोले राहुल गांधी। अभी पहले चरण में जनगणना नहीं हुई, ओबीसी का ऑप्शन ही नहीं है। बोल रहे हैं क्या पार्लियामेंट में? क्यों नहीं बोल रहे? 24 में तो वोट लिया। हमको तो कई ओबीसी के लोग कहने लगे, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे बड़े समझदार लोग हैं, अब क्या जरूरत है आपको लड़ने की? अब तो राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। फिर मोदी ने कह दिया कि करेंगे, तो कहा अब तो प्रधानमंत्री ने ही कह दिया करेंगे, अब आपको लड़ने की क्या जरूरत है? हो रहा है तो ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आपका संगठन जो माहौल तैयार किया है, जो लोगों को जागृत किया है, उसका फायदा आपको नहीं होना चाहिए। आपका संगठन मजबूत नहीं होना चाहिए। वो 4 दिन बोलकर उसका बेनिफिट पॉलिटिकली उठाने का काम करते हैं और फिर समझौता करके चुप हो जाते हैं। अभी चुप है। अभी पार्लियामेंट में ईवीएम मुद्दा नहीं है, पार्लियामेंट में जनगणना मुद्दा नहीं है, पार्लियामेंट में एससी एसटी ओबीसी का कोई इशू मुद्दा नहीं है, डिलिस्टिंग मुद्दा नहीं है। आदिवासियों का जल जंगल जमीन बड़े पैमाने पर छीना जा रहा है जबरदस्ती से, और बड़े पैमाने पर आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश के अलग अलग स्टेटों में। उसकी कोई खबर टीवी पर नहीं आती है, वो पार्लियामेंट में मुद्दा नहीं है। आपका एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का मुद्दा पार्लियामेंट में मुद्दा नहीं है। एक आदमी के इस्तीफे से पेपर प्रणाली दुरुस्त हो जाएगी क्या? एक आदमी के इस्तीफे से नहीं दुरुस्त होगी, उसका सिस्टम सही बनाना पड़ेगा। अरे आप एक सवाल पूछते हो, 4 ऑप्शन देते हो, ये तो आसान है गड़बड़ करने में। अगर 10 मिनट पहले पेपर लीक हो जाए, पूरा पेपर हल हो जाएगा। अगर 10 मिनट पहले पेपर किसी को मिल जाए तो पूरा पेपर हल हो जाएगा। तो आप किस प्रकार का परीक्षा करवा रहे हो? 4 लाइन का सवाल है, उसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। कुछ तो ऐसे ही सही हो जाएगा। अगर 100 टिक लगाया आदमी तो 10-20 तो ऐसे ही सही हो जाएगा। तो आप परीक्षा कहां सही करवा रहे हैं?
तो कई प्रकार की कमियां खामियां हैं, लेकिन ये कमियां खामियां जो हैं ये जानबूझकर की जा रही हैं, ये कोई अनजाने में नहीं की जा रही। और ये जानबूझकर क्यों की जा रही? आपको रोकने के लिए की जा रही। शासक बनना केवल सत्ता पर नियंत्रण थोड़े, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इस सब पर जिन लोगों का कब्जा है, जब आप लोग ताकत से हमारे बच्चे पढ़ाई करके हर जगह उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं, तो षड्यंत्र करके जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी जो पिछला नीट आया तो अखबार में छपा कि 46% ओबीसी के लोग हो गए, उसमें SC ST के लोग ठीक ठाक हो गए। तो बड़ा ऐसा आसान अच्छा थोड़ी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर इसको हम रोकना चाहते हैं तो काशीराम साहब कहते थे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ। अब मध्य प्रदेश वाले कभी सांपनाथ के झांसे में चले जाते हैं और कभी नागनाथ झांसे में चले जाते हैं। दोनों लड़ रहे हैं, 27% हम देंगे कि 27% ये देगा। वो कहता है कि हम दे रहे हैं 27%, वो कहता है हम दे रहे हैं 27%। दे कोई नहीं रहा, मिल रहा नहीं है, और दोनों श्रेय ले रहे हैं कि दे रहे हैं। वो देने वाले कुछ नहीं है, आपका वोट लेने के लिए नौटंकी करते रहते हैं, आपस में लड़ने की नौटंकी करते रहते हैं। ये वाई होता ना, ऐसे वाई, वाई इंग्लिश का होता ना, तो ऊपर 2 होते हैं, नीचे मिला होता है। तो ये ऊपर 2 दिखते हैं, नीचे मिले हुए हैं, इसलिए समाधान नहीं हो रहा है। अगर ये मिले नहीं होते, भारत में अगर वास्तविक विपक्ष होता तो संविधान में हमारे हक अधिकार लिखे जाने के बावजूद भी हमारे हक अधिकार कोई रोक नहीं सकता था। तो भारत में वास्तविक विपक्ष नहीं है, पहले ये बात खुद समझ जाओ, खुद पर इस पर यकीन कर लो, पूरी ताकत के साथ मान लो, क्योंकि पहले आप ही नहीं मानोगे तो समझा कैसे पाओगे? आप ही सुन लोगे, कहोगे बात तो ठीक कह रहे हैं पटेल जी, लेकिन थोड़ा ये ठीक लग रहा है, बीजेपी थोड़ा सख्त है, कांग्रेस थोड़ा नरम है, ऐसा आप ही मन में रखोगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। देखो आज निजीकरण हो रहा है, इसमें मुद्दा बनाया गया है, आउटसोर्सिंग मुद्दा बनाया गया है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 में आई, कांग्रेस की सरकार थी, उसके तहत ये हो रहा है। तब से मेश्राम साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण ये SC ST OBC के लोगों के खिलाफ है। तब से चिल्ला कर कह रहे। जनगणना कांग्रेस ने रोका, अब बीजेपी रोक रही है। महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया, बीजेपी नहीं दे रही OBC महिलाओं। आप जितनी समस्या इस देश में है उठाकर देख लो, कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी आगे बढ़ा रही। तो दोनों मिले हुए हैं और दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक जब 5 जूता लगाता है तो दूसरा हमारे पास आता है, हमारी पीठ पे धीरे धीरे सहलाता है, कहता बड़ा जोर से मारा, 4 जूता 5 जूता मार दिया आपको, बहुत मार रहा, 5 जूता मार रहा, देख लो उसको। कहता देख लेंगे, हमारा SC ST OBC का आदमी कहता है 5 जूता मारा है, अब की इलेक्शन आने दो, अब की देख लेंगे। तो देखता है तो किसको देखता है? जब 5 जूते वाले को देखता है तो जो पीठ सहलाकर बता रहा है 5 जूता मारा, उसको सत्ता में ला देता है। जब वो सत्ता में आ जाता है तो पहला वाला उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है आ गए, आ गए। कैसे आ गए? अरे हम 5 इनको नहीं मार रहे होते तो तुम आते, हम 5 मार रहे थे इसलिए तो आए हमारे खिलाफ। तो तुम एक काम करना, 5 का 4 मत कर देना, 2 और बढ़ा देना। तो जो दूसरा आया वो 5 का 7 कर दिया, फिर 5 वाला आया, कहा अब अच्छे दिन आ गए कि पुराने दिन अच्छे थे? कहा नहीं, पुराने ही अच्छे थे, 5 ही पढ़ रहा था, अब 7 पढ़ने लगा है, 5 ही वाला ठीक था। अरे पढ़ तो दोनों से रहा है, तो अगली बार क्या करते हैं, 5 वाले को ले आते के 5 ही मारेगा,
फिर 7 वाला उसके पास जाता है, अरे तुमने कहा था, हमने 2 बढ़ा दिया इसलिए तुमको मौका मिल गया, 7 का 5 फिर मत कर देना, 3 बढ़ाकर अब की 10 कर दो पूरा। तो ये बारी बारी से जूते बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है और हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारी समस्याओं का अगर समाधान करना है तो कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई कम्युनिस्ट, कोई मनवादी, कोई ब्राह्मणवादी नहीं करने वाला है। जो समस्या पैदा करते हैं वो समाधान नहीं करते, वही समस्या पैदा कर रहे हैं, उनको इसका फायदा हो रहा है। अगर हमको नौकरी नहीं मिल रही तो किसको मिल रही? अगर हम शासक नहीं बन रहे तो कौन बन रहा है? अब जिसको फायदा हो रहा है, आप सोच रहे हो अपना नुकसान करके आपके साथ न्याय करेगा? अरे कैसे करेगा भाई? आप अपना नुकसान करके आपके साथ न्याय कैसे करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। बल्कि आपके लड़ाई, आपका आंदोलन मजबूत ना हो, इसके लिए तमाम प्रकार का षड्यंत्र करता रहेगा, आपके खिलाफ अफवाह फैलाता रहेगा, आपको आपस में लड़ाता रहेगा। एससी को एससी से, एसटी को एसटी से, ओबीसी को ओबीसी से लड़ रहे हैं लोग। पहले आपस में, फिर एससी को एसटी से, एसटी को एससी से, एससी एसटी को ओबीसी से, और एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के नाम पर मुसलमान से लड़ाता रहेगा। और हम लड़ते रहेंगे। हमारा लड़ने में आपस में कोई समस्या का समाधान नहीं है। क्यों नहीं? चलो लड़ लिया, चलो हमने आपस में लड़ लिया, तो किसी के पास कुछ होगा तब तो मिलेगा हमको।